नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट सेकंड के अंतर्गत सेकंड वीडियो के अंतर्गत बीजों में निलंबित सजीवन अर्थात सस्पेंडेड एनिमेशन इन सीड्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निलंबित सजीवन क्या होता है। यानी हम देखते हैं कि अंकुरण के समय बीज में भ्रूण के अतिरिक्त कुछ अन्य भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि बीजों में जल की मात्रा बहुत ही कम, लगभग 5 से 12% तक होती है। इस कारण बीजों के अंतर्गत उपापचयी क्रियाएं बहुत ही मंद गति से होती है। अंकुरण के समय पर्याप्त मात्रा में अगर जल उपलब्ध हो जाए तो क्या होता है, ये उपापचयी क्रियाएं तेज गति से होने लगती है, जिसके फलस्वरूप अंकुरण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सभी जानते हैं कि बीज अपने आप को बचाए रखना चाहता है। अपनी सुरक्षा हेतु इनके अंतर्गत उपापचयी क्रियाएं अत्यंत मंद गति से होती है। तो हम ये सोचते हैं कि बीज है जो सक्रिय नहीं है, लेकिन बीज के अंतर्गत सिर्फ उपापचयी क्रियाओं की गति का अंतर होता है। एक सक्रिय बीज अर्थात अंकुरित बीज में उपापचयी क्रियाएं तीव्र गति से होती है, जबकि एक निलंबित बीज जिसके अंतर्गत अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, उनके अंतर्गत उपापचयी क्रियाएं बहुत ही धीमी गति से होती है। इसलिए हमें लगता है कि बीज है जो कई जंतुओं की तरह हाइबरनेशन अर्थात शीत निद्रा में चला गया है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं निलंबित जीवन, जिसको हम वनस्पतिक भाषा में बोलते हैं डोरमेंसी, है ना, बीज प्रसुप्ति। अब हम देखते हैं कि ये जो निलंबित सजीवन है अर्थात बीज ने है जो प्रसुप्ति क्यों अपनाई, क्यों अपने आप को है जो उसने अंकुरित होने से रोक रखा है, क्या कारण। विभिन्न आवर्तबीजी एवं अनावर्तबीजी पौधों के बीजों में जो प्रसुप्तावस्था पाई जाती है के अनेक कारण होते हैं, जैसे बीज की संरचना, उनकी फिजियोलॉजी, कुछ वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश, है ना, ह्यूमिडिटी आदि। तो मोटे तौर पर हम निलंबित सजीवन जिसे हम प्रसुप्ति कर रहे हैं, यह 2 प्रकार में बांट सकते हैं। प्राथमिक प्रसुप्ति और द्वितीयक प्रसुप्ति। सबसे पहले प्राथमिक प्रसुप्ति। कई प्रकार के बीजों में उनके अंतर्गत समाहित आंतरिक कारणों से उनका अंकुरण विलंबित हो जाता है अर्थात डिले हो जाता है। जब बीजों के अंदर समाहित कुछ आंतरिक कारकों के कारण अगर उनका अंकुरण डिले हो जाता है तो हम इसे प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। अब प्राथमिक प्रसुप्ति जो है ये किन किन कारणों से होती है, इनके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि बीज चोल या फल भित्ति के कारण। बीज होता है उसके सबसे बाह्य आवरण को हम बीज चोल कहते हैं, या कोई बीज जो फल के अंदर परिबद्ध है तो उसका बाह्य आवरण फल भित्ति होता है। तो इन दोनों का जब बीज चोल और फल भित्ति दोनों ही है जो कठोर होते हैं तो वो जल के लिए अपारगम्य होते हैं। जल के प्रति अपारगम्यता के कारण बीज है जो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। हम देखते हैं कई पौधों के बीजों में बीज चोल तथा इनकी बाहरी कोशिकाओं में मोम, लिग्निन, वसीय पदार्थों तथा पॉलीसेकेराइड्स का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये पदार्थ उस बीज चोल को जल के लिए अपारगम्य बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप जल की बीज के अंतर्गत प्रविष्टि नहीं हो पाती है और बीज है जो सक्रिय रूप से उपापचयी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाता है।
इस कारण बीज का है जो अंकुरण अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ बीज जोल के कारण यानी कठोर बीज जोल के कारण बीज जोल का गैसों के प्रति CO2 और O2 का आदान प्रदान है जो संभव नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप अंकुरण में डिले होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक प्रतिरोध यानी बीजों का यांत्रिक प्रतिरोध। अनेक पौधे जैसे कैप्सुला में बीज जोल अत्यंत दृढ़, सख्त एवं कठोर होता है। तो इन पौधों के फलों व बीजों में बीज जोल को नरम एवं दुर्बल कर देने से ही इनका बीजांकुरण संभव हो सकता है। इसके अलावा या तो फिर ऐसे करें इसको कोई जल अपघटनकारी एंजाइमों द्वारा अगर इनको डिग्रेड किया जाए तो है जो इनके अंतर्गत अंकुरण संभव हो सकता है। तो ये है जो बीज जोल के कारण जल के प्रति अपारगम्यता, गैसों के प्रति अपारगम्यता हो जाती है, साथ साथ यांत्रिक प्रतिरोध भी होता है, जो जिसके कारण भ्रूण है जो बीज जोल को नष्ट करके बाहर की तरफ नहीं आ सकता। नेक्स्ट है जो हम देखते हैं कि भ्रूण की अवस्था के कारण, भ्रूण के परिवर्तन से ही हम जानते हैं कि एक सीडलिंग का डेवलपमेंट होता है। अतः अनेक परिस्थितियों में बीज में उपस्थित भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाने के कारण भी है जो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, अर्थात उस बीज के अंतर्गत जो भ्रूण होते हैं वह अल्प विकसित भ्रूण होते हैं। तो अल्प विकसित जो भ्रूण होते हैं वह अंकुरण के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों के बीजों में भ्रूण का विकास नाम मात्र का या बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। कुछ बीजों में अन्य सभी पोषक पदार्थों की उपस्थिति के बावजूद भी भ्रूण है जो अल्पजीवी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे बीज जो अल्प विकसित है या फिर उनके अंदर अल्प विकसित भ्रूण है, उन बीजों का अंकुरण संभव नहीं हो पाती। ये सभी कारक है जो प्राथमिक प्रसुप्ति के अंतर्गत आते हैं। अन्य कारकों की हम बात करें भ्रूण की अवस्था से संबंधित, तो विभिन्न बाहरी कारक और अन्य कारणों से भी पौधों के बीजों में भ्रूण पूर्णतया विकसित होने के बावजूद भी अंकुरित नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो आपके जो सलाद के पौधे में भ्रूण पूर्णतया विकसित होता है, लेकिन ये चारों ओर से एंडोस्पर्म द्वारा घिरा हुआ होता है और ये एंडोस्पर्म एक मोटी भित्ति युक्त होता है। इस कारण भ्रूण है जो उस एंडोस्पर्म से बाहर नहीं आ पाता है और बीज का बीजांकुरण नहीं हो पाता है। तीसरा जो प्राथमिक प्रसुप्ति का मुख्य कारण है वो है अंकुरण संदमनक पदार्थों की उपस्थिति के कारण, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स सब्सटेंस। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि कई प्रकार के बीजों के अंतर्गत इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं। जिनकी वजह से बीज के अंतर्गत भ्रूण को वृद्धि करने का अवसर नहीं मिलता है। इन पदार्थों के अंतर्गत टैनिन, फिनोलिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक अम्ल, जिब्रेलिन एवं इंडोल एसिटिक एसिड आदि ऐसे पदार्थ हैं जो कि जर्मिनेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो वास्तव में जर्मिनेशन को रोकते हैं, जैसे टमाटर के बीजों में जो फेरुलिक अम्ल पाया जाता है जो कि भ्रूण की वृद्धि को अवरुद्ध कर बीजांकुरण पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। विशिष्ट प्रकार के प्रकाश की आवश्यकताएं। प्रकाश का हम है जो पौधों के अंतर्गत पुष्पन के अंतर्गत प्रभाव देख चुके, जैसे हम दीप्तकाल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रकाश की गुणवत्ता एवं तीव्रता दोनों ही पौधों के अंतर्गत बीज के अंकुरण को प्रभावित करती है और
ऐसे पौधों के बीज जो प्रकाश की तीव्रता और गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं उनको हम फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण बीजांकुरण को बढ़ावा मिलता है उन्हें हम धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं, और जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण बीजांकुरण अवरुद्ध होता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसको ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। निम्न तापक्रम की आवश्यकताएं। कई ऐसे बीज होते हैं जो निम्न तापक्रम पर अंकुरित होते हैं। तो ऐसे बीजों को जब तक निम्न तापक्रम नहीं मिलता है तो ये अंकुरित नहीं हो पाते हैं। निम्न ताप पर पौधों के अंदर अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पौधों के बीजों में अंकुरण के लिए न्यून ताप अर्थात शीत उपचार के द्वारा जो अंकुरण होता है उस प्रक्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीजों को अति न्यून तापक्रम अर्थात 0.5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है और उसके बाद में उन बीजों को अंकुरित होने के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से उनके अंतर्गत मौजूद प्रसुप्ति भंग हो जाती है। तो ये तमाम तरीके हैं बीज चोल के कारण, भ्रूण की अवस्था के कारण, अंकुरण संदमनक पदार्थों की उपस्थिति के कारण, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं, निम्न तापक्रम की आवश्यकताएं, इन सभी की आवश्यकताओं के अगर पूरी नहीं होती है और बीज अंकुरित नहीं होता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये सारे है जो प्राथमिक प्रसुप्ति के कारण है, जिसके फलस्वरूप बीज के अंतर्गत अंकुरण है जो अवरुद्ध हो रहा है। अब हम देखते हैं द्वितीयक प्रसुप्ति। द्वितीयक प्रसुप्ति से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे अनेक पौधे होते हैं जिसमें बीजांकुरण के दौरान ये देखा गया है कि अनुकूल परिस्थितियों के कारण पहले तो बीज अंकुरित हो गए, लेकिन बाद में किसी कारण से एकाएक प्राकृतिक अवस्थाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय कारकों में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि वो पर्यावरणीय परिस्थितियां उस बीज के अंकुरण के लिए विपरीत हो गई। तो बीज के अंदर क्या होता है, अंकुरण रुक जाता है। तो इस प्रकार के बीजों में जब अंकुरण की प्रक्रिया अचानक बाह्य कारकों से, पर्यावरणीय कारकों के कारण, प्रतिकूल प्रभाव के कारण रुक जाती है तो इसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। यानी पहले बीज अंकुरण प्रारंभ हो गया अनुकूल परिस्थितियों के कारण, बाद में एकाएक प्रतिकूल परिस्थिति आने से अंकुरण अवरुद्ध हो गया, तो इस घटना को बोलते हैं हम द्वितीयक प्रसुप्ति। यानी एक बार अंकुरण स्टार्ट हो चुका था लेकिन बाद में जो अंकुरण अवरुद्ध हो गया, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक प्रसुप्ति। द्वितीयक प्रसुप्ति के अंतर्गत देखते हैं टेक्सास के बीजों में द्वितीयक प्रसुप्ति स्वतः ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होती है, जबकि नाइजेला के बीजों को लगातार अगर प्रकाश में लंबे समय तक रखने में इनमें अंकुरण नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक अंधकार में रखने पर इनमें अंकुरण हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाइजेला के बीजों में द्वितीयक प्रसुप्ति इसलिए भी हो सकती है कि यहाँ अंकुरण की प्रक्रिया शुरू में संचालित होने के बाद अंकुरण के लिए आवश्यक एक या एक से अधिक कारक अनुकूलन नहीं होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। द्वितीयक प्रसुप्ति एक हिसाब से हम देखें तो बीजों एवं पौधों के लिए स्थानीय परिवेश में स्टेब्लिशमेंट करने में सहायक और मददगार होती है। एक बार अंकुरण संचालित हो जाने के बाद यदि प्रतिकूल परिस्थितियां मौजूद हो तो बीज फिर से प्रसुप्तावस्था में प्रवेश करता है, जिसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भ्रूण एवं भ्रूणकोश को होने वाली क्षति है जो कम से कम होती है, और बाद में जब भी अनुकूल परिस्थितियां होगी तो वहीं से जो भ्रूण दोबारा आगे से वृद्धि करना शुरू कर देता है और अंकुरण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से द्वितीयक प्रसुप्ति अपने आप को, बीज द्वारा अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में बचाए रखने की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। बीज प्रसुप्ति को भंग करने की विधियां। बीज प्रसुप्ति को भंग करने की विधियों के अंतर्गत वही युक्तियां हैं जिसके कारण बीजों के अंदर प्रसुप्ति होती है, उस कारण को है जो हमें रिमूव करना है। जैसे बीज चोल के कारण जो प्रसुप्ति होती है तो हम इस प्रकार के उपचार करें जिसके द्वारा बीज चोल को है जो नरम कर दिया जाए, या है जो उसके अंदर कोई उसको पोर्स बना दिया जाए, सरंध्री बना दिया जाए,
ना, या उसके अंदर कोई छेद कर दिया जाए जिसके फलस्वरूप जल और गैसों की उसके अंदर विनिमय आसानी से हो जाए, तो है जो उसके अंदर है जो उस प्रस्तुति को हम आराम से भंग कर सकते हैं। शीत उपचार के द्वारा, यानी ऐसे बीज जो कि न्यून तापक्रम पर उद्भासित होने पर अंकुरित होते हैं, अगर उन बीजों को हम न्यून तापक्रम दे देंगे तो अंकुरित हो जाएंगे। और अगर उन्हें हमें बचा के रखना है जर्म प्लाज्मी के रूप में, तो उनको उच्च ताप पर रखो तो अपने आप है जो वो प्रसुप्त अवस्था में बने रहेंगे। प्रकाश उद्भाषण द्वारा, ऐसे बीज जिन्हें हम फोटोप्लास्टिक बीज कहते हैं, सिर्फ प्रकाश के उपचार के द्वारा ही अंकुरित होते हैं। जब तक प्रकाश नहीं मिलता तो उनके अंदर प्रसुप्ति विद्यमान रहती है। तो ये है जो, अगर उन बीजों को हम उगाना चाहे, अंकुरित करवाना चाहे, तो आप उनको है जो फोटो ट्रीटमेंट दे दो, प्रकाश ट्रीटमेंट दे दो। अगर उनको नहीं अंकुरित करना है, स्टोर करके करना है, तो आप अंधेरे में रखो, उनके अंदर प्रसुप्ति विद्यमान रहेगी। इस प्रकार से बीज संरक्षण के लिए भी एक बहुत अच्छी युक्ति है। एकांतरित निम्न एवं उच्च ताप उपचार द्वारा, कुछ पौधों के बीजों को बारी बारी से अथवा एकांतरित रूप से एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए लो एंड हाई टेम्परेचर पर आप ट्रीटमेंट देकर के उनके अंदर मौजूद प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं और बीज जो अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है बीज का महत्व, यानी बीज है जो उसका क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं कि बीज के अंदर है जो अगली पीढ़ी के पौधे का भविष्य होता है। बीज अपने आप में एक ट्री का मिनिएचर होता है, यानी पेड़ का एक लघु रूप उस बीज के अंदर समाहित रहता है, जो बाद में अंकुरित होकर के उसका एक विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है। तो बीज पुनः आपूर्ति संसाधन उपस्कर के रूप में एज ए सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइस, उच्च वर्गीय पौधों में उपस्थित बीज है जो एक महत्वपूर्ण पादप अंग है, जो कि पौधे के महत्वपूर्ण लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है और पौधों को बिना किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाए बीजों के माध्यम से हम उनके जीनों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और बीजों के द्वारा किसी भी पेड़ के जर्म प्लाज्म को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो केवल बीजों के माध्यम से ही पौधों में आनुवंशिक विविधताओं को बरकरार रखते हुए इनकी संख्या में हम आसानी से वृद्धि भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बीज है जो पौधों के वंश वृद्धि के लिए एक बहुत ही सुलभ और सस्ता संसाधन है। बीज जीन पुनर्संयोजन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजों का निर्माण है जो पौधों के अंतर्गत लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जहां पर नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम होता है वो है जो बीज होता है। युग्मक का निर्माण एवं संयोजन अर्थात निषेचन के दौरान आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में हम ये अगर कहें तो जीन विनिमय की घटना संपन्न होती है और इस घटना के परिणाम स्वरूप अर्थात क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नई पीढ़ी में नवीन गुणों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो नई पीढ़ी में नए गुणों का प्रादुर्भाव, यानी इन लक्षणों का आगे की पीढ़ी में संचरण होने के फलस्वरूप नए प्रकार के आनुवंशिक लक्षण हमें है जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी जीव के लिए बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के साथ में अपने अनुकूलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। धन्यवाद।